तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सारी बातें हम लोग इसके बारे में जानेंगे। कौन होता है, क्या करता है, कैसे करता है। आर्टिकल 76, महान्यायवादी। महान्यायवादी की बात करें तो एक तरीके से आप ये समझ लो कि सरकार का वकील, सरकार का वकील किस प्रकार से सरकार के मुकदमों की पैरवी करता है, महान्यायवादी। ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या योग्यताएं होती हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। ये तो इसकी योग्यताओं की बात होगी। योग्यता में केवल आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। काम क्या है? सर सर इसकी एज वगैरह तो नहीं पूछता, ऐसे उसकी राष्ट्रपति की पूछते हैं कि मतलब कितनी एज, राज्यपाल वगैरह की पूछ लेते हैं ना। परेशान मत हो, सब बताएंगे अभी। बस एक मिनट दो मुझे, सब बताएंगे इसके बारे में। जो भी जितना भी जो भी पूछता है वो सब बता देंगे। क्या कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कौन किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर घटा चक्र भी ओपन करके रखी हुई है। क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बने हैं। ठीक है। ये घटना चक्र है तो घटना चक्र से भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग टॉपिक के, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किसी भी टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। ये है टॉपिक आपका 20वां, अभी डिस्कस करेंगे। चलो देखो, भारत सरकार को विधिक सलाह प्रदान करना इसका काम होता है। ठीक है। कानूनी सलाह प्रदान करना भारत सरकार को, क्योंकि सरकार पे भी कई प्रकार के केसेस हो जाते हैं। ठीक है। कभी विवाद हो जाता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बीच में, तब भी। ठीक है। तो केंद्र सरकार के मुकदमों की पैरवी करता है महान्यायवादी। तो लिखा हुआ देखो, सरकार के मुकदमों की पैरवी करना। क्षेत्राधिकार क्या है इसका? तो भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है महान्यायवादी। ठीक है। और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, इसको एक बार कंफर्म कर लेना। हो सकता है कि चेंज तो नहीं होगा, दोबारा देख लेना, इसको कंफर्म कर लेना। आर वेंकट रमन यहाँ लिखा हुआ है, तो एक बार अपनी तरफ से देख लेना कि कहीं चेंज तो नहीं हुआ है महान्यायवादी। ठीक है। और भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। ठीक है। वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो नियुक्ति कर रहा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही वेतन भत्तों का निर्धारण करता है। हो सकता है आपको वहाँ पर ऑप्शन में पार्लियामेंट दे दे आंसर ऑप्शन में। ठीक है। तो पार्लियामेंट नहीं, यहाँ पर वेतन भत्तों का निर्धारण कौन कर रहा है? राष्ट्रपति करता है। आमतौर पर आप ये समझ लो कि जब भी सरकार चेंज हो जाती है तो महान्यायवादी भी चेंज हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब सरकार बदल जाती है तो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल बदल जाते हैं। राज्यपाल भी, गवर्नर भी बदल दिए जाते हैं। क्योंकि गवर्नर क्या होता है? गवर्नर जो होता है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में काम करते हैं। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में काम करते हैं। तो जब भी सरकार को ऐसा लगता है कि भरोसेमंद कोई इंसान रखना है अपना, तो वो क्या करते हैं कि राज्यपालों को चेंज करते हैं। जब भी देखो, आपने देखा होगा, क्योंकि संविधान में राज्यपालों की कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। तो कोई भी सरकार या कोई भी जो है सरकार आ सकती है और उनको, राज्यपाल को चेंज कर सकती है, हटा सकती है। संविधान में किसी प्रकार की कार्यकाल की सुरक्षा नहीं है, इसीलिए। और महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है। ये लिखा हुआ है कि महान्यायवादी पार्टिसिपेट कर सकता है संसद की कार्यवाही में, अपने विचार भी व्यक्त कर सकता है। ठीक है।
अपने विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये आपको बात याद रखनी है कि मतदान नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता। मतदान कौन करेगा? मतदान वही करेगा जो पार्लियामेंट का मेंबर होगा। तो महान्यायवादी पार्लियामेंट का मेंबर तो होता नहीं है, इसलिए ये मतदान नहीं कर सकता। बाकी ये यहाँ पर बोल सकता है, कार्रवाई में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताओ जरा। सर ये प्रथम महान्यायवादी हैं, इनका सर कार्यकाल कब से कब तक रहा है? एमसी सीतलवाड़ है। MC शीतल बाढ़, जी, भारत के प्रथम महान्यायवादी, इनका कार्यकाल कब से पहले स्टार्ट एक हुआ काम था, करो, कब से पहले कब ये तक मुझे रहा? चेक करके बताओ जरा, प्रथम के ये वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, ये जरा चेक करके बताओ। सर यही है, यही नहीं है, सर, वेंकट सर रमन यही है। आर सर चेक वेंकट रमन चेक किया हमने अभी। 2025 से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है आगे। अच्छा ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अब आपको ये बताओ कि MC शीतलवाड़ जो है, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, ये भी चेक करो जरा, बताओ। मिला किसी को? लिस्ट देखो, एक पूरी लिस्ट होगी महान्यायवादियों की। ठीक है, देखो बताओ। नहीं मिला? चलो ठीक है, देख लेना फिर मुझे बताना। 1950 से 1963 तक का टाइम पीरियड रहा और सबसे ज्यादा इन्होंने ही सर्व किया था। सबसे लॉन्ग पीरियड तक यही रहे हैं। 19 कितना बता, दोबारा बताना। हाँ, 1950 1950 से 1963। 1963, ठीक है। अच्छा आप लोग एक क्वेश्चन और बताओ मुझे, महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? सर 6 वर्ष, प्रेसिडेंट सर 6 वर्ष या तो 65 वर्ष तक। और कोई? प्रेसिडेंट और गवर्नर जब तक चाहे तब तक वो रह सकता है। बिल्कुल। वैसे आमतौर पर कार्यकाल कितना होता है? जब तक सरकार रहती है। हम्म। ठीक है, क्योंकि सरकार तो कभी भी हटा सकती है, क्योंकि संविधान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कोई भी कार्य सीमा जो है, कोई अवधि फिक्स नहीं कर रखी है, कोई तय नहीं है सीमा। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसे कभी भी हटा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद परेंद्र पद धारण करता है। ठीक है, आमतौर पर जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः बताया गया है कि कार्यकाल जो होता है वो नई, जब सरकार का गठन होता है तो नई सरकार जब तक रहती है तो आमतौर पर इतना रहता है कार्यकाल। और हालांकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कभी भी इसको हटाया जा सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है इसका। ठीक है, और अगर हम ये बोलें कि क्या किसी महान्यायवादी की पुनर्नियुक्ति हो सकती है, क्या हो सकती है, बताओ जरा। बिल्कुल हो सकती है, किसी व्यक्ति को दोबारा से महान्यायवादी बनाया जा सकता है, पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है, कोई रोक नहीं है पुनर्नियुक्ति पर। सरकार चाहे तो किसी भी महान्यायवादी का कार्यकाल जो है वो बढ़ा भी सकती है। समझ रहे हो मेरी बात जो कह रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो महान्यायवादी होता है वो सरकार का, या आप कह सकते हो कि सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। सर्वोच्च कानूनी अधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद परेंद्र धारण करता है, उसको राष्ट्रपति के द्वारा तय वेतन भत्ते भी मिलते हैं।
ठीक है। और अच्छा, अगर हम ये पूछें आप लोगों से, एक क्वेश्चन पूछें कि मुझे ये बताओ कि क्या महान्यायवादी अपने सरकार का काम तो कर ही रहा है, सरकार का वकील है, क्या अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है या नहीं? मुझे हाँ नहीं। या नाम बताओ। यस सर, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, निजी प्रैक्टिस से उसको रोका नहीं गया है, ठीक है। तो वो सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है, याद रखना, सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है, उसे निजी प्रैक्टिस से नहीं रोका जा सकता महान्यायवादी को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हेलो हाँ जी, बताइए शिवम। सर। सर बहुत बार पेपर में पढ़ते हैं कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के लिए अटॉर्नी जनरल की परमिशन मांगी जाती है, ऐसा क्यों है? क्या क्या दोबारा बोलना, समझ नहीं आया मुझे। सर न्यूज़पेपर में बहुत टाइम ऐसा आता है कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के लिए इनिशिएट करने के लिए अटॉर्नी जनरल की परमिशन की जरूरत होती है। ऐसा क्यों सर? कोर्ट तो डायरेक्ट कर सकती है ना अटॉर्नी कंटेम्प्ट। जनरल की परमिशन लेते हैं, किस चीज़ में परमिशन लेते हैं? सर बहुत बार देखा है कि किसी के खिलाफ डिफेमेशन का या फिर मतलब कंटेम्प्ट का पर्चा होता है तो पेपर में आता है कि परमिशन चाहिए एजीआई की। मतलब वो सर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि ऐसा तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, फिर उसकी परमिशन की जरूरत होती है। सीजेआई की परमिशन चाहिए हमें, मुझे आपकी बात क्लियर नहीं समझ में आ रही। एजीआई, वो सर एजीआई की अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए किस काम को करने के लिए? सर डिफेमेशन से रिलेटेड कई बार कंटेम्प्ट होता है तो हाँ, उसमें सर बहुत सारे केसेस मतलब वो तो न्यूज़पेपर देखो में आता है ऑब्वियस, सर, बट वो तो है कि सरकार की तरफ से अगर कोई भी काम हो रहा है, अगर मुकदमों की पैरवी करना ऑब्वियस बात इसी का काम है, तो सरकार पे किसी प्रकार का कोई भी कानूनी पेच होता है तो अटॉर्नी इसी के पास जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है जो है वही काम करता है, तो उसकी सर तो सर हाँ। जैसे कि अभी केस, एक केस मुझे शायद ठीक से याद नहीं आ रहा, बट शायद वो अजीत भारती ने शायद कुछ सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया था, तो मुझे एक तो बार भेज देना, शायद हम एक बार उसके देख लिए लेंगे गया उसको। था कि कैसे से। ठीक है, मुझे अलग भेज देना, हम देख लेंगे। ठीक ठीक ठीक। योग्यताओं की बात करें तो योग्यताओं में हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है कि महान्यायवादी की योग्यता बताओ। महान्यायवादी की योग्यता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का कितना अनुभव होना चाहिए? 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, उच्च न्यायालय में 10 वर्षों का वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक, देखो 5 वर्ष का काम करने का अनुभव होना चाहिए न्यायाधीश के रूप में। और वकालत की बात करें, अधिवक्ता के रूप की बात करें, तो अधिवक्ता के रूप में 10 वर्षों का अनुभव मांग रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, एक योग्यता बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए योग्य होती, मतलब वह योग्यता जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, ठीक है। कार्यकाल निश्चित होता नहीं है, बता चुके हैं। चलो, तो इतनी बात ये समझ गए महान्यायवादी के बारे में। अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। बताओ, किसी कोई दिक्कत? इसमें आर्टिकल कुछ है, वो आप देखना चाहो तो देख लो। एक मिनट, इसको क्या होगा। हाँ, कुछ आर्टिकल है वो आप देख लो। आर्टिकल 76 इंपॉर्टेंट है इसमें, महान्यायवादी का। और आर्टिकल 105 और याद रखना। आर्टिकल 105 में क्या है? महान्यायवादी की शक्तियां, विशेषाधिकार, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? 105। सर उसमें तो संसदीय विशेषाधिकार है। हाँ, तो इसका भी ये महान्यायवादी की शक्तियां भी दे रखी हैं। महान्यायवादी की अच्छा। शक्तियां और विशेषाधिकार भी है, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, आर्टिकल 105, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। महान्यायवादी हो गया, अब क्या था? राज्य का महाधिवक्ता। जी।
महाधिवक्ता तो शायद नीचे कहीं होगा, चलो यहीं सुन लो, यहीं बता दे रहे हैं आप लोगों को महाधिवक्ता के बारे में। जो महाधिवक्ता होता है, जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी की भूमिका है, उसी प्रकार से राज्य में महाधिवक्ता की भूमिका है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 100 कितना 65, वहाँ कितना था महान्यायवादी में 76। 50 में 89 जोड़ो, निकल रहा है ये, निकल आएगा 915 815 16। तो यहाँ पर ये महान्यायवादी है तो उसमें आप निकाल सकते हो, राज्य का निकल जाएगा महाधिवक्ता, आर्टिकल 165। वहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करता था, ये किसके प्रसाद पर यंत्र पद धारण करेगा, गवर्नर। राज्यपाल के प्रति। ठीक है, तो राज्यपाल के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करता है। आर्टिकल 165 कहता है कि राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होगा, महाधिवक्ता। राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 165। नियुक्ति कौन करता है महाधिवक्ता की, यहाँ पर तो राष्ट्रपति करता था महान्यायवादी की। राज्यपाल यहाँ करेगा। राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल करेगा। यहाँ पर करेगा राज्यपाल। ठीक है, कार्यकाल की बात कर रहा तो सेम चीज यहाँ पर भी निश्चित नहीं है, तो निश्चित यहाँ पर भी नहीं है। राज्यपाल महाधिवक्ता को कभी भी हटा सकता है। क्लियर सब लोगों को। योग्यताओं की बात करते हैं अब। तो योग्यताओं की अगर बात करें तो इसमें क्या बताया गया है, 10 वर्षों तक। एक मिनट, हाँ सर आपकी वॉइस बहुत कट रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को। वो बार बार कट रही है सर बीच में। अच्छा, अभी बताना दोबारा से। अभी ठीक है, अभी तो ठीक है। हाँ अभी तो ठीक है। ठीक है, तो योग्यताएं क्या है। पहली योग्यता 10 वर्ष तक न्यायिक 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी के रूप में काम करे, न्यायिक अधिकारी के रूप में काम करे हो करता हो, या 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अनुभव हो उसके काम करने का। हाई कोर्ट में वकालत, हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, यहाँ हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में काम करने का अनुभव हो न्यायाधीश के रूप में, यहाँ पे 5 वर्ष तक। और 10 वर्ष तक क्या था, अधिवक्ता के रूप में काम करने का अनुभव हो। यहाँ क्या है, 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव होना चाहिए। दोनों में कंपेयर करके बता रहे हैं आपको, इसीलिए कि कोई कंफ्यूजन ना हो। समझ रहे हो आप लोग ये चीज़। जी ठीक है, और अगर हम लोग बोलें कि महाधिवक्ता की शक्तियाँ और विशेषाधिकार कौन सा आर्टिकल में है, तो मुझे बताएगा कोई, वहाँ क्या आर्टिकल था। 105। यहाँ पे क्या है, अच्छा जोड़ के देखो जरा। नौ और 5 14, 8 और 1 9, 194, यही है ना।
194 में महाधिवक्ता की शक्तियां हैं और विशेष अधिकार है। कर लोगे आप लोग? बोलो बोलो बोलो, हो जाएगा ना? जी। ठीक है, चलिए बात करते हैं राज्यपाल की। चलो यहाँ से स्टार्ट है। राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल कैसे काम करता है? राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। आवाज ब्रेक हो तो मुझे बता देना। राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका किसमें निहित होती है? राज्यपाल में ही निहित होती है। केंद्र का प्रतिनिधि होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं। आर्टिकल 153 क्या कहता है? आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। केंद्र का प्रतिनिधि का मतलब क्या हुआ? केंद्र के प्रतिनिधि का मतलब है, केंद्र का प्रतिनिधि का राज्य से मतलब प्रतिनिधि। क्या, किसका? यही तो पूछ रहे हो आप। केंद्र का प्रतिनिधि का, जी जी जी। केंद्र का प्रतिनिधि का मतलब है कि राज्य में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सारी जानकारी केंद्र तक पहुंचाएगा। ठीक है, तभी तो देखा केंद्र में जितनी जो भी सरकार बनती है वो अपने किसी विश्वास पात्र को ही राज्य में बैठाते हैं राज्यपाल के रूप में, ताकि उस राज्य में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या समस्या है, वो सारी चीजें अवगत कराता है केंद्र को। ठीक है, यहाँ तक कि राज्य में अगर संविधान के अनुरूप शासन ना हो रहा हो, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, तो उसके लिए राज्यपाल ही केंद्र को सूचित करता है, राष्ट्रपति को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। ठीक है, तो वो केंद्र का प्रतिनिधि रहता है और केंद्र सरकार राज्यपाल को कभी भी उसको अपने पद से हटा सकती है। कुल मिलाकर उसके राज्यपाल जो है वो प्रसाद पर्यंत पद धारण कर रहा है। जब तक चाहेगा, जब तक सरकार चाहेगी तब तक रहेगा, नहीं तो हटा दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, लेकिन कभी कभी देखा हो कि दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल होता है। तो इसीलिए 7वां संविधान संशोधन लाया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसमें ये बोला गया कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, हो सकता है। जैसे आपने देखा आनंदीबेन पटेल, तो आनंदीबेन पटेल जो यूपी के राज्यपाल, इन्होंने यूपी का भी कार्यभार देखा और एमपी का भी कार्यभार देखा था। ठीक है, तो एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। वेतन भत्ता, वेतन कैसे मिलेगा? तो वेतन भी इसी रूप में मिलता है कि भाई उसी रेशियो में दोनों दोनों राज्य डिसाइड करके उसी रेशियो में इसको वेतन देते हैं। ठीक है, आर्टिकल 154 क्या कहता है? 54 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। राष्ट्रपति में हम लोगों ने ये आर्टिकल पढ़ा था, कौन सा? आर्टिकल 153, कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ पर 154 है, अब यहाँ मत जोड़ देना 89, हर जगह नहीं लगेगा। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भी, अधीनस्थ के माध्यम से भी कर सकता है। आर्टिकल 100। हाँ सर, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में फिर थोड़ा सा बता दीजिए। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में क्या बताना है? सर, राज्यपाल का। अरे कहीं कहीं जो यूटीज होते हैं वहाँ राज्यपाल नहीं होते, वहाँ क्या होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, समझ रहे हो बात मेरी जो हम बोल रहे हैं? दिल्ली में गवर्नर थोड़ी है, दिल्ली में कौन है? जी सर, लेकिन सर चंडीगढ़ चंडीगढ़ की हो गई और पंजाब की भी चंडीगढ़ हो गई, हरियाणा की भी चंडीगढ़ हो गई सर। हाँ, तो दोनों की कंबाइन कैपिटल जो है पंजाब और हरियाणा की कंबाइन कैपिटल चंडीगढ़ है, इसमें क्या दिक्कत आ रही? क्योंकि पंजाब
पंजाब से कटकर ही तो बना था हरियाणा। कब बना था? 1966 में बना था। पंजाब से कटकर हरियाणा बना था 1966 में। तब डिसाइड हुआ कि भाई दोनों की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ रहेगी। आपस डिसाइड से कर लिया कि चंडीगढ़ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आप देखोगे ये 7वां संविधान संशोधन जो हुआ है, इसमें केवल यही एक प्रावधान थोड़ी है, इसमें और भी प्रावधान है। कैसे? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान भी किया गया है। एक साझा हाई कोर्ट भी हो सकता है। आपने देखा हो कि अंडमान निकोबार के जो भी केसेस हैं वो कलकत्ता हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ऐसा प्रोविजन कर सकते हो। और आर्टिकल 155 क्या कहता है? नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 156 क्या कहता है? राज्यपाल की पदावधि कितना? 5 वर्ष। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण की तिथि से सामान्यतः 5 वर्ष। कुल मिलाकर सामान्यतः 5 वर्ष इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसे कभी भी उसे पद से हटा सकते हो। कार्यकाल की सुरक्षा नहीं है, कभी भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है? विनय, शिवम, वर्षा, भूमिका, सोना, सौरभ, दिव्या, अदिति, अंकिता। ठीक है, गुड। राज्यपाल अपना इस्तीफा कैसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। योग्यताएं क्या है? 157 में राज्यपाल की योग्यताएं कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल संसद के किसी भी सदन का अथवा किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे राष्ट्रपति भी, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो राज्यपाल हो, किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यदि वह किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद की नियुक्ति की तिथि से उसे उस सदन में अपना रिक्त उसका जो स्थान है वो रिक्त माना जाएगा। अगर नियुक्ति हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। शर्त क्या है? शर्त है वही जैसे हम लोगों ने वहां पढ़ा था राष्ट्रपति में, राज्यपाल को शासकीय निवास में रहना पड़ेगा, अर्थात राजभवन। ठीक है, शासकीय निवास अलॉट होता है, वहां रहना पड़ेगा। राज्यपाल कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। वेतन भत्ते या अन्य विशेषाधिकार पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, संसद द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों में अगर वो पद ग्रहण करता है तब राज्यपाल के वेतन भत्ते उन राज्यों के मध्य ऐसे अनुपात में बांटे जाएंगे जिसे राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ये चीज हमने अभी बताई थी आपको। शपथ की बात करते हैं तो राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो जिस राज्य में उसकी नियुक्ति हुई है उसी राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिला सकता है। ये प्रोविजन है आर्टिकल 159 में शपथ का। ठीक है, और वहां पे राष्ट्रपति में शपथ का प्रोविजन कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 60। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यकारी शक्तियों की। कार्यकारी शक्तियां हैं राज्यपाल के पास, विधायी शक्तियां हैं और न्यायिक शक्तियां हैं। देखो इसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, इसके पास सैन्य शक्तियां नहीं है। ठीक है, लेकिन कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं और न्यायिक शक्तियां हैं। कार्यकारी शक्ति में आपको पता ही है कि सब जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो कार्यकारी शक्तियों में आएंगी। देखो, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल। आर्टिकल 164। ठीक है, यहां से ये आर्टिकल लगना स्टार्ट हो जाएंगे जो मैंने बताया था 89 वाला। और वहां पे कौन सा आर्टिकल है कोई बताएगा? 75। ठीक है, तो ये बात समझ गए। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, राज्यपाल राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है और अन्य आयुक्तों की भी नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। कोई बताएगा राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल? स्टेट फाइनेंस कमीशन
243 आई। वेरी गुड। 243 आई। किसने बताया ये? भूमिका किसने बताया? सर मैंने बताया भूमिका। ठीक। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ठीक है। राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे राष्ट्रपति 12 सदस्यों को कहाँ पर राज्यसभा में मनोनीत करता था, जो कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा से जुड़े हुए थे, उन्हें विशेष अनुभव रहता है। कौन सा आर्टिकल के तहत? अब ये आर्टिकल बताओ जरा। 12 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है राज्यसभा में राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल? 83। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना? 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर रहा है, जो कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा, और यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा है, सहकारिता के क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन, तो यहाँ पर इसमें विशेष अनुभव रखते हो उनको जो है राज्यपाल कर सकता है। अब आते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति मतलब राज्य के विधानमंडल से रिलेटेड जो भी पावर्स होंगी वो राज्यपाल के पास होंगी। आर्टिकल 174, राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाता है। जैसे आपने पढ़ा है आर्टिकल 85, राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाता है, सत्र की समाप्ति करता है तथा विधानसभा को भंग करने का अधिकार रखता है। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 333, जो कि ये प्रोविजन समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। जिस प्रकार से केंद्र में समाप्त किया गया है उसी प्रकार से राज्यों में भी समाप्त किया गया है। राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत करता है। कितने? एक। और वहां पर कितने थे? लोकसभा में 2। ठीक है। तो 104वां संविधान संशोधन 2019, इसी को और क्या बोला गया? 104 को क्या क्या बोला गया है, कोई बताएगा? 126 है क्या सर? हाँ, वेरी गुड, 126वां। तो इसी को ही 126वां संविधान संशोधन भी कहा गया है। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को 70 वर्ष पूरे होने के कारण जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखना। और एक चीज और हुई है इसी संविधान संशोधन के द्वारा, कोई बताएगा क्या? SC ST के लिए रिजर्वेशन जो है 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये प्रावधान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 171(3). जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ये बात इन्होंने 171(3) में की। 175 में क्या कहा गया है? राज्यपाल विधानमंडल में संबोधित करने और संदेश देने का अधिकार रखता है। ठीक है। आर्टिकल 176, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का कोई आर्टिकल बताएगा? बताओ। 80, आई थिंक 87 है ना? ठीक है, आई थिंक 87 ही है विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति का। ठीक। अब बात करते हैं वीटो पावर की। राज्यपाल के पास वीटो पावर कौन कौन सी है? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो, पॉकेट वीटो और रिजर्व्ड वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति के लिए वो आरक्षित कर देगा उस विधेयक को। ठीक है, समझने का प्रयास करना। अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जबी वीटो और आरक्षित किसको? राष्ट्रपति को आरक्षित कर देगा आर्टिकल 201 के तहत। ठीक है। अत्यांतिक वीटो इसमें क्या है? अनुमति देगा या नहीं देगा। निलंबनकारी वीटो में क्या है? पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा। लेकिन पुनर्विचार के पश्चात अगर विधेयक वापस आता है राज्यपाल के पास तो राज्यपाल को मंजूरी देनी ही पड़ेगी। और पॉकेट वीटो की बात करें तो ना हाँ ना ना। रिजर्व कर दिया तो फिर अब रिजर्व करेगा राज्यपाल किसको? राज्यपाल ने रिजर्व कर दिया किसको?
राष्ट्रपति को। तो अंतिम रूप से डिसीजन अब कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। सर राष्ट्रपति। जेबीबी को आपने बोला ना हाँ करेगा ना ना करेगा, क्या? तो हाँ, सर समाप्त हो जेबी जाए। वीटो प्रॉफिट नहीं हाँ, सर, जेबी वीटो प्रॉफिट वीटो जो है आपने बोला कि ना हाँ करेगा ना ना करेगा, तो सर उसे कितने समय तक के लिए वो होल्ड कर सकता है, कितने मैक्सिमम ऐसा कितने कोई टाइम तक? ऐसा कोई टाइम पीरियड है ही नहीं है। ऐसा जी कोई टाइम अनिश्चित काल तक भी हाँ, चल सकते हैं। ऐसा कोई टाइम पीरियड निश्चित नहीं किया गया है संविधान में। सर ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी, जो आपने बताया था राष्ट्रपति वाला बताया था, उसी हाँ, में हाँ। ये जेबी वीटो वाला क्वेश्चन था। अच्छा, अच्छा। तो हाँ उसमें उसमें ये लिखा था कि कितने समय तक वो उसको होल्ड कर सकता है, हम्म। जेबी वीटो हाँ, ठीक है। ऑप्शन थे। ठीक सर है। अनिश्चित काल तक जैसे कुछ। हाँ, हाँ। सर पता नहीं सही है या नहीं, लेकिन गवर्नर का शायद सर 3 महीने तक होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है उसका टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है। एक बार हम इसको देख लेंगे, लेकिन अभी अभी कुछ चेंजेस आई थिंक, कुछ अभी संशोधन आई थिंक हुआ या नहीं हुआ, एक बार देखना पड़ेगा इसको। लेकिन अभी तो ये है कि कोई निश्चित टाइम पीरियड है नहीं कि कब तक ये होल्ड अभी कर जब होल्ड। तमिलनाडु जब हुआ था ये वाले हाँ, केस हाँ, में हाँ, संशोधन आया। ये वही हम बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में जो संशोधन हुआ था, तमिलनाडु में विवाद हुआ था काफी कि राज्यपाल किसी विधेयक को मंजूरी दे नहीं रहा था, है ना? तब ये केस आया था, तब ये मैटर काफी उठा था। ठीक है। तो आई थिंक देखो, तब सर 3 महीने कर दिया गया है तब तमिलनाडु विवाद में। तमिलनाडु विवाद में आई थिंक ये हो सकता है। फिर इसको एक बार देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, हम एक बार इसको देख के तो आपको कल बताएंगे इसको पूरा। ठीक है। ओके सर। हाँ, जब आप सर तमिलनाडु वाले में सर ये ऐसा हुआ था कि जो केस तमिलनाडु पे अप्लाई हुआ वो बाकी गवर्नर्स पे अप्लाई नहीं हुआ। ये बात भी सही है आपकी, क्योंकि जिस राज्य ने, उन्होंने बोला था वो। लेकिन ये भी तो है कि अगर तमिलनाडु की राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो वो लागू नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे मैटर करता है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन लिया, वर्डिक्ट दिया है, तो पूरे वो तो हर जगह लागू होता है। नहीं नहीं सर, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो केस चला था तो उसमें तो उन्होंने बोला था कि वो बस तमिलनाडु के लिए था, हाँ, अब बाकी उस गवर्नमेंट अपना तो फॉलो फिर कर। उस केस में ये तमिलनाडु के लिए ही लागू हुआ होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कल हम आपको डिसाइड करके एक बार पढ़ के बताएंगे, समझ के ये चीज़। ठीक है, एक बार आप लोग खुद से भी देखना, इसको रिसर्च करना। ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से अभी जो है कोई निश्चित इसमें है नहीं टाइम पीरियड। ये बात समझने की कोशिश करना, राज्यपाल राष्ट्रपति को आरक्षित कर देगा। अब राष्ट्रपति को आरक्षित कर दिया तो राज्यपाल की भूमिका खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है। अब मान लो कि कोई विधेयक विधानमंडल में, अर्थात अभी बात कर रहे हैं विधानमंडल, विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों में पारित हुआ। पारित होने के पश्चात कहाँ गया? राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को आरक्षित कर दिया। अब यहाँ इसकी भूमिका खत्म। ठीक है। तो अब अगर उसने पुनर्विचार के लिए वापस किया तो कहाँ भेजेगा? यहीं पर तो भेजेगा वापस, विधानमंडल में। अब विधानमंडलों ने, अगर मान लो विधानमंडल ने, विधानसभा विधान परिषद ने, दोनों ने दोबारा से पारित कर दिया उस विधेयक को, और वापस फिर कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास नहीं जाएगा। अब कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास ही जाएगा। और राष्ट्रपति ने, ये बताओ, अगर पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति के पास ये विधेयक दोबारा आता है तो क्या होगा? तो उसे शायद एसेंट देना पड़ेगा। नहीं, यही तो बताना चाह रहे, मंजूरी देना अनिवार्य नहीं है। ये पार्लियामेंट के संदर्भ का विधेयक अगर होता, पुनर्विचार के पश्चात अगर राष्ट्रपति के पास आता तो राष्ट्रपति को परमिशन देनी ही पड़ती। लेकिन राज्य का कोई विधेयक है जो रिजर्व किया गया है राज्यपाल के द्वारा, तो उस विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो मंजूरी देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। वो दे भी सकता है, मंजूरी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। ओके सर। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है, इस पुनर्विचार के लिए सदनों में भेजता है और दोबारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो उस विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक। अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 213। और अध्यादेश का राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा आर्टिकल था? 1 to 123 1 2 3। 3। 123। ठीक है, बस इन्होंने 2 को इधर कर दिया तो ये 213 बन गया। तो याद रखना,
आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश है राज्यपाल के लिए। तो राज्यपाल अध्यादेश उस स्थिति में जारी करता है यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान में ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसमें किसी विशेष कानून की आवश्यकता है। उस स्थिति में राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, कोई भी जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। किसी का माइक ऑन है, बंद करो। अध्यादेश का प्रभाव वही होता है जो आमतौर पर विधानमंडल के द्वारा बनाए गए संसदीय कानून का होता है। ठीक है। अध्यादेश अधिकतम 6 अध्यादेश का कार्यकाल 6 माह या 6 सप्ताह होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। बताओ, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई सब लोगों को? किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब बात करते हैं न्यायिक शक्ति की। आर्टिकल 161 याद करो। आर्टिकल वहां पे राष्ट्रपति का कौन सा आर्टिकल था समाधान शक्ति में? 72। 72। 89 जोड़ दो, निकल आएगा ये। तो राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति से निम्न बातों में भिन्न है। कैसे? राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्यपाल राज्य विधि के तहत दी गई सजा को माफ कर सकता है। सेना न्याय द्वारा दिए गए दंड को राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकता है? कर सकता है सर। कर सकता है, ठीक है, याद रखना, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। जी। आर्टिकल 233 राज्यपाल जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल ने न्यायिक शक्ति का प्रयोग किया तो क्या वह न्यायालय में उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? बताओ, न्यायालय में क्वेश्चनिंग की जा सकती है? नहीं। और कोई? कोई और बताएगा? किया जा सकता है। हाँ, याद रखना, किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। भाई कोई आम बात थोड़ी है। यहाँ न्यायपालिका किसी को सजा दे रही है और इधर ये माफ करते चले जाएं। ठीक है, तो उसका एक वैलिड रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है, देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के समान होता है। ठीक है, देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के समान होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में भी कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि जिस समय जब फांसी की सज़ा किसी व्यक्ति को दी जानी है तब दी नहीं गई और काफ़ी लंबा समय हो गया, तो फांसी की सज़ा को क्या कर दिया गया था? कन्वर्ट कर दिया गया था। कुछ केसेस में देखा गया है, आप लोगों को पहले बातचीत की थी हम लोगों ने इस बारे में। ठीक है, इंदिरा गांधी के या राजीव गांधी के हत्यारे जो थे उन पर केसेस चल रहा था, तो फांसी की सज़ा को क्या कर दिया गया था? आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब बात करते हैं आर्टिकल 213 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। यही आर्टिकल हम लोगों ने केंद्र में पढ़ा था, कौन सा? 74। ये यहाँ पर कौन सा है? 163। विधायी शक्तियों की सर बात। हाँ हाँ, बताओ सर, ये सेना न्यायालय जो बताया आपने ऊपर न्यायिक शक्तियां में सेना न्यायालय, ओके, तो सर ये सेना न्यायालय, ये इनका क्या सेना जो फोर्स होती है इनका न्यायालय अलग से कहीं होता है क्या? अलग होता है, बिल्कुल जी। इनका जुडिशियल सिस्टम अलग होता है जो है सेना का। तो इनका सर कहाँ होता है ऑफिस वगैरह? उनका अपना ही एरिया वही होता हाँ, है उनका कि अपना और एरिया उनका अपना एरिया है, वहीं होता है। ठीक है जी। तो सैनिकों पर कार्रवाई करने के लिए उनका उसमें अपनी ये तो न्यायपालिका सर उसमें भी ये न्यायाधीश होते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो उनका जी। अपना जुडिशियल सिस्टम अलग होता है,
तो उसमें ये इंटरफेयर नहीं करते। यहाँ पर राष्ट्रपति इंटरफेयर कर सकता है यहाँ पर, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। देखो, सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। तो सर जैसे सेना न्यायालय ने कोई मतलब कुछ किसी बात पे उन्होंने कुछ फैसला लिया तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं? उनका अपना न्यायालय, तो उसी में ही पिटिशन दायर करेंगे वो, या उनको मौका देने की बात करेंगे तो वहीं उनके केसेस सारे वहीं चलते हैं। यहाँ पर अगर कोई सिविल कोई केसेस है तो वो यहाँ पर अपनी न्यायपालिका में वो है कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। अगर सेना का मैटर है तो सेना का मैटर वो अपना वहीं चला देखा जाता है, यहाँ नहीं नहीं। नहीं जी नहीं, जैसे सर सेना के न्यायालय में किसी को सजा मिली तो उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो जिसको मतलब जो आरोपी है तो वो जा सकता है क्या उसके खिलाफ, कि नहीं जा सकता? मतलब ऐसा नहीं कि जा ही नहीं सकता है वो सुप्रीम कोर्ट, ये चीज? नहीं 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 नहीं, वो वहीं चलेगा। आज तक तो ऐसा कोई केस सुना नहीं है कि यहाँ का कोई सेना का केस न्यायालय का कोई भी केसेस कहीं जी। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चला हो, ऐसा कभी नहीं सुना। हम्म। ठीक है। जी। सर केवल राष्ट्रपति ही हस्तक्षेप कर सकते हैं बिल्कुल, बस। राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है। तो वही है कि जब जैसे आपने सुना कोर्ट मार्शल, सुना है आप लोगों ने? जी। कोर्ट मार्शल, ठीक है। कोर्ट मार्शल में जो सशस्त्र बल होते हैं, जो भी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इनके लिए एक गठित कोई एक विशेष सैन्य अदालत होती है। ठीक है। और वो अदालत जो है उन्हीं सैनिकों पर मुकदमा चलाती है, उन अधिकारियों पर मुकदमा चलाती है। ठीक है। और उनके लिए सजा भी तय करती है, जो अपने ड्यूटी के दौरान जो है अपने नियमों का या किसी तरीके से जो काम है या किसी प्रकार का शिष्टाचार या आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो सेना पर भी सैनिकों पर भी मुकदमा चलाए जाते हैं, कोर्ट मार्शल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं। तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये वित्तीय शक्तियों की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। आर्टिकल 202 के तहत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वित्तीय वार्षिक विवरण प्रस्तुत करता है। जैसे केंद्र में वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, बजट पेश किया जाता है, बजट यही है वो, जिससे राज्य में बजट पेश किया जाता है। तो यहाँ पर राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। ये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्यपाल जो है वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है। वहाँ राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल किसी भी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से धन अग्रिम रूप से ले सकता है। आकस्मिक निधि से। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि में कितना फंड होता है, ये आप लोग मुझे बताओगे। 3 निधियां होती हैं, एक लोक लेखा निधि, और बताओ आकस्मिक निधि होगी दूसरी, एक कौन सी होती है? सर इसका 30,000 करोड़। क्या 30,000 करोड़? जो अभी प्रेजेंट में जो मतलब प्रोसेस का जो आकस्मिक निधि का। और कोई बताएगा? सर 30,000 करोड़ रुपए। 30,000 करोड़ रुपए। और एक निधि और होती है, कौन सी बताई थी? संचय निधि होती है एक, लोक लेखा होती है, और ठीक है। संचय निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, लोक लेखा निधि होती है। इनके आर्टिकल चाहो तो आप याद रख सकते हो। संचय निधि का आर्टिकल होता है 266 एक। ठीक है। इसका होता है 266 2। और आकस्मिक निधि का आर्टिकल होता है 267। याद रहेगा। 3 निधियां हैं, सबका फंड देख लेना कितना कितना होता है। और मोस्टली जो सबके वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो इससे दिए जाते हैं। ठीक है।
राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में करता है। अब बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों की। सर ये आगे बताया आकस्मिक निधि इसका हेड कौन होता है? आकस्मिक निधि क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया मुझे। आकस्मिक निधि सर नहीं, आकस्मिक निधि जी बताया आपने, इसका हेड कौन होता है? आकस्मिक निधि का हेड कौन होता है? जी देखो, एक तो होती है केंद्र में आकस्मिक निधि, मतलब निधि तो वही होती है, लेकिन निधि से फंड निकालने का राइट दिया जाता है। राष्ट्रपति जो है आकस्मिक निधि से फंड निकाल सकता है, या राज्यपाल जो है आकस्मिक निधि से फंड निकाल सकता है अग्रिम रूप से। ठीक है, अब इसका हेड की बात करें तो भाई हेड आई थिंक एक बार चेक करना है, हेड कौन होगा इसका आकस्मिक निधि का। वो तो एक सेपरेट तौर पे आकस्मिक निधि बना दी गई है, जैसे कभी कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें मेनली केंद्र सरकार है। सर, कैग को तो नहीं अथॉरिटी है, नहीं कैग को नहीं 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 नहीं, जी इस पर नहीं। नियंत्रक महालेखा परीक्षा जो है इस पर तो अथॉरिटी नहीं है। नहीं, सीएजी तो काम तब करता है जब पैसा खर्च हो जाता है पूरे तरीके से, लेकिन ऑडिट करने का काम आता है। जी लेकिन यहाँ पर तो क्या है, आकस्मिक निधि से फंड कब निकाल सकते हो? जब कोई भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, आकस्मिक फंड की जरूरत पड़ जाए, तो एक ऐसी निधि बनाई गई है। सर, ठीक एक है, क्वेश्चन और, मोस्टली आकस्मिक निधि में फंड आता कहाँ से था? इसमें सर, आकस्मिक निधि है, संचित निधि, इसमें फंड जो आता कहाँ से, मतलब कौन इसमें डालता है फंड, सर कहाँ से? सरकार पार्लियामेंट से मिलता है, पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित होता है, इन्हीं से मिलता है। जी जी जो भी आपके जो टैक्सेस वगैरह हैं, इन सब का कलेक्ट होकर कहाँ जी। जाता है? यहीं तो जाता है पूरा पैसा। ठीक है, तो सर एनुअल वार्षिक रूप से आता होगा हर साल, हाँ, कुछ ना कुछ बजट में ऐड होता होगा। ऐसे ही ऐड होता रहता है। जी अब बात करते हैं आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं। तो जब राज्य ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे राज्यपाल को यह सुनिश्चित हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा रहा, ये मैंने बताया था, तब राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राज्य में कथित राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श देता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल उस राज्य में, संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, आर्टिकल 365 के तहत, वो 356 के तहत। ठीक है, ये तो आपातकालीन शक्ति हो गई। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। क्वेश्चंस लगाओगे? कितने बज गए? क्वेश्चंस करोगे?